कर देगा। कभी सोचे आप इस पर? युवा जब वोट देने जाता है गांव का, कभी ये डिसाइड करके जाता है कि हम इस सांसद या विधायक को वोट देने जाएंगे जो हमको नौकरी देगा? नहीं, हम उसको वोट देने जाएंगे किस जाति का है। हम्म हम्म किस आधार पे आप एनडीओ को चुनते हैं? क्या सोच करके चुनते हैं आप एनडीओ को? यानी कि वो सबसे वास्ट में बेहतर जो था उसको चुन करके लाए हैं आप, वास्ट में से। हाँ, तो नेता, देखो नेता से ये हम लोगों की मानसिकता या मेंटालिटी क्या है कि हम लोग अपने अंदर सोचते कुछ और हैं, सामने वाले से उम्मीद कुछ और करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हमारा जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने वाले को हम अपना प्रतिनिधि चुने। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डिमांड को पूरा नहीं, हम तुरंत वहां पे पूर्वाग्रहित हो जाते हैं। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, इसके आधार पर वोट देने लगते हैं। नेता को आप खुद महसूस कराइए ना। आपके सांसद हैं, जब ये स्कीम आया तो कितने लोग उस सांसद से मिल करके ज्ञापन सौंपे, कितने लोग डीसी ऑफिस में जाकर के ज्ञापन सौंपे कि हम इसका, कितने लोग डीसी ऑफिस का घेराव किए अहिंसात्मक रूप से। पता चलेगा कुछ नहीं, सीधे कहीं जा रहे हैं, कोई कोचिंग वाला, कोई मास्टर बोल दिया, कोई व्यक्ति बता दिया और रेल का तोड़ने लगे, आगजनी कर। इससे क्या मतलब है? आपका छवि खराब हो रहा है। सरकार चाहेगी भी तो देख लेगी, कहेगी ये तो सब गुंडा है, ये लोग सेना में भर्ती होकर के क्या करेगा। आपको सरकार को झुकाने के लिए आपको उसी स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा जिस स्ट्रेटेजी पे सरकार काम करती है। अब आप हिंसात्मक या हिंसक होकर के चाहेंगे कि सरकार से बात मानवा ले, तो सरकार डरने के लिए तो नहीं बैठी है ना। उसके पास क्या मैसेज जाएगा? तब तो कल को फिर कोई किसी तरह का निर्णय लिया जाएगा तो कोई और ग्रुप आकर के आगजनी कर देगा, लहका देगा, तो सरकार को फिर फैसला लेना पड़ेगा वापस। ऐसे काम नहीं होता है ना। आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। आपको राइट दिया गया है यूज करने के लिए, मिस यूज करने के लिए नहीं। आप नॉन वायलेंस मेथड में काम करते हैं, अहिंसात्मक तरीके से समूह बना करके इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन करते, ज्ञापन सौंपते। आपके यहाँ का यही परंपरा रहा है। हिंसात्मक गांधी भी अगर हिंसात्मक स्ट्रेटेजी से लड़ते तो नहीं सफल होते। लेकिन आप लोग उत्तेजित होकर के, युवा उत्तेजित हो गया, जनता में कमी है देश में। देखो हमारे जो नेता हैं वो तो जन्मजात या आप कह सकते हो कि चारित्रिक रूप से वो पूरी तरह से पतित है। आप अपने नेता से कोई उम्मीद मत रखिए, आपको खुद काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम है, इसकी मंशा को आपको समझने में ये परमानेंट नहीं रहने वाला, ये भी बता देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस अग्निपथ या अग्निवीर का एक और कॉन्सेप्ट समझ लो। बड़ी बवाल कर रहे हैं लड़के। आपको पता है कि इसमें 25% लोगों को परमानेंट लिया जाएगा, ये तो कंफर्म है ना। चलो, इसमें ये भी जान लो कि इसमें हर एक साल 40 से 50 हजार भर्ती होगा मिनिमम, ये भी है। अब इस 40 से 50 हजार का 25% कितना होता है? 40 हजार का 25% कितना हो गया? 10,000। यानी कि 10,000 लोगों को हर साल परमानेंट नौकरी मिलेगा सेना में। अभी कितना बहाली होता है? 10,000 हर साल। हमको बताओ। ये आंकड़े नहीं, फैक्ट है। मेरी बात तो सुनो। इसको बारीकियों को आप लोग समझते नहीं है, इसीलिए आप लोग खाली कौवा कान ले गया, आप कौवा को देखने लगे। अरे भैया, कान को तो देखो, समझो। सरकार बेवकूफ नहीं है कि अपने यूथ को नाराज करके अपना सरकार खतरे में डाल ले। आप लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसको बेच रही है, इसको बेच रही है, ऐसे कर रही है। अगर सरकार के पास रहेगा तो उसको मंत्री और मलाई काटेंगे और ज्यादा कमाएंगे। बेच देंगे तो क्या फायदा होगा उसको? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए ये आपका अप्रोच गलत है। आप लोग सोचते हैं उसी अनुसार से है जैसा टीवी और जैसा लोग आपको सोचवाते हैं। आपको खुद से एनालाइज कीजिए। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट है, पीएसयू है, पीएसयू जितना ज्यादा रहेगा सरकार का उतना ही मुनाफा होगा, इसके मंत्री उतना ही ज्यादा कमाएंगे। तो सरकार इसको क्यों बेचेगी? इधर से बजट जारी करेगी इसका रिहैब करने के लिए और इधर से मंत्री कमाते रहेंगे। क्यों इसको सरकार बेचना चाहेगी? अगर बेच रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, समझ रही है कि इससे नुकसान हो रहा है हमको।
इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है। आप चाह के भी मान लीजिए किसी मंत्री को बदल दिए, एक को हटा दिए, दूसरे को हटा दिए, सब तो ऐसा ही है, सब तो वही करने के लिए नेता आता है। एक दो ईमानदार होने से क्या होता है, सारे तो नेता वैसे ही हैं, सबका चरित्र हीन लोग हैं, उसमें किसी का कोई चरित्र नहीं है। अब सरकार आपको इस अग्निवीर के माध्यम से हर महीने हर साल 10,000 मिनिमम 8,000 5,000 जितना सोचना है रेगुलर कर रही है। इसके अलावा ये भी आश्वासन दी है कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें हम इसी में से लेंगे, ये भी बता दी है कि हम इसी में से उन लोगों को 100% लेंगे, अलग से उसका ये नहीं करेंगे। तीसरा ये भी बोल रही है कि हम आपके राज्य की जो सरकारें, राज्य सरकार की जो सेवाएं होंगी या केंद्र सरकार की जो सेवाएं होंगी उसमें हम 10% रिजर्वेशन भी देंगे अग्निवीर लोगों को। चौथा पक्ष, आपको 20 लाख रुपया मिल जा रहा है 4 साल में, जब आप कुछ नहीं 20,000 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे, 20 लाख रुपया लेकर के वापस आ जाएंगे। मान लो आप 4 साल से जॉब दिए, आपको मन किया यार सेना में नहीं, हमको भी इंजीनियर बनना चाहिए, अभी युवा है, हम भी MBA करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सेना का नौकरी छोड़ करके चले जाते हैं, मन बदल जाता है, BPSC की तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं, उनको पैसा मिल जाएगा, घर में बैठ करके तैयारी करेंगे। नहीं तो फिर तो उनके पास ऑप्शन नहीं, राज्य सरकार की नौकरी भी करेंगे तो उसमें 10% रिजर्वेशन मिलेगा। आपको ऐसे समझना पड़ेगा। इसके पीछे का सरकार का मंशा आपको सबसे पहले तो समझना होगा। सरकार को इस चीज का टेंशन नहीं है कि उसका आपका सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है आपके नौकरी छीनने से। आपका नौकरी अगर सरकार छीन लेगी तो उसको क्या फायदा होगा, बताओ ना मेरे को। वो तो और बल्कि खतरे में आ जाएगी। वो पागल थोड़े ना बैठा हुआ कि आपका नौकरी छीन करके, इसके कई फायदे हैं सरकार को और देश को, और आपको भी कई फायदे हैं, आप इसको समझ ही नहीं रहे हैं। हर साल आपको 10,000 तो रेगुलर भर्ती हो ही रहा है। इतना होते हैं? नहीं होते हैं। और हर साल अभी देखो 40 से 50,000 वैकेंसी आ रहा है। अब इसका लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक ही है, 2 मकसद है। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरा सेना को हमेशा जवान बनाए रखना। ये 25% लोग जाएंगे, वो पता है वो लोग कहाँ पे पोस्टेड होंगे, वो कोई फ्रंट वॉरियर नहीं होंगे। बहुत कम ही लोग इसमें से फ्रंट वॉरियर बनेंगे। अधिकतर लोगों को सेंटिंग जगहों पे रखा जाएगा। जो यूथ है, जो युवा है, उन्हीं को फ्रंट पे रखा जाएगा। इसीलिए लाया गया कि सेना हमेशा युवा बना रहे, यंग बना रहे और ऑर्डर को तुरंत एकदम एग्जीक्यूट करे। दूसरी ओर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपने बोला ना कि अभी बहुत कुछ निर्णय लिया जाना है। वाकई में बहुत बड़े बड़े अभी फैसले लिए जाने वाले हैं, जिसमें भारत की मनोदशा और दशा सब बदलने वाली है। जो आपकी मेंटालिटी आज से 50 साल आजाद गुलामी से पहले वाली मानसिकता आज भी हमारे यहाँ है। पहले हम कंपनी की गुलामी कर रहे थे, अब सरकार की गुलामी करते हैं। इससे ज्यादा बेटर था मोनार्कियल, राजतंत्रीय व्यवस्था, आजादी था सबको। इसमें तो आजादी को भी लिमिट कर दिया गया है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको समझेंगे, इसकी बारीकियों को समझेंगे तो बहुत अच्छा सिस्टम है। हम लोग के समय हुआ रहता तो हम भी करके और आराम से चले जाता, पैसा हो जाता और हम भी अपने घर बिना घर का पैसा खर्च किए हुए या बर्बाद किए हुए हम अपना जो भी टाइम था तैयारी कर सकते थे। इतना मौका मिलता था। और सबसे बड़ी बात है इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि बाहर से कम अंदर से ज्यादा षड्यंत्र चल रहा है अभी देश में। क्योंकि ये सरकार जो फैसला लेती है, अभी आपको तकलीफ ये, अरे आप ठीक है, हम आपके पक्ष से ही सोच रहे हैं, आपके पक्ष से सोच करके बताए तो 20 लाख रुपया ठीक है। आप अगर सोच, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई भी सरकार पूरी तरह से 100% खरा है। कमियां तो होंगी, हर एक, ईश्वर में भी कमी है। ईश्वर के भी दया, करुणा, प्रेम, विश्वास, सहयोग, सब में ईश्वर में भी कमी है। इसीलिए तो हम लोग वैरायटी ऑफ गॉड रखे हुए हैं। हम जो अपेक्षा शिव से करते हैं वो गणेश से नहीं करते हैं, जो अपेक्षा विष्णु से करते हैं वो ब्रह्मा से नहीं करते हैं। सबसे हम अलग अलग अपेक्षा करके रखे हैं। हमारे तो ईश्वर ही पूर्ण नहीं है, तो सरकार कैसे पूर्ण हो सकती है? कमी है, ठीक है। अगर आपको लगता है असंतोष है तो आप उसका अहिंसात्मक विरोध प्रदर्शन कीजिए, ना कि आगजनी कीजिए, हत्या कीजिए, तोड़फोड़ कीजिए। वो किसके टैक्स से बना हुआ है? आज रेलवे में जाइए, रेलवे में सफर कीजिए, देखिए कितना फैसिलिटी है। आज से 10 साल पहले, इस सरकार से पहले रेलवे स्टेशन या रेलवे में
वेल फर्निश्ड, वेल मेंटेन। तो आपको चाहिए कि पढ़ लिख करके आप अमेरिका जाएंगे, लेकिन अमेरिका वाला कानून और अमेरिका वाला सुविधा अगर आपको यहां प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपको जाना अमेरिका है, सोचना तुलना करना है अमेरिका से, लेकिन वही वाला फैसिलिटी, वही वाला कानून जब यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो आपको तकलीफ होने लगता है। ये आप ही के देश में नहीं है भैया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, रूस, इजराइल, चीन, कहां पे नहीं है। वहां तो पेंशन भी नहीं मिलता, वहां तो एक मुश्त राशि भी नहीं मिलता है, वहां तो अनिवार्य सेवा देना है, आपको देना है तो देना है। अब छाती पीटते रहिए। इसमें तो आपको नौकरी भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। आप सर्च करके देख लीजिए अगर हम बात गलत बोल रहे हैं तो। आज तो नॉलेज डेमोक्रेसी का जमाना है, आप किसी भी चीज को तुरंत काउंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, देख लीजिए। कहीं भी नहीं है जितना भारत फैसिलिटी दे रहा है इंडिया, अब अनिवार्य है। आपको पढ़ लिख करके अमेरिका जाना है, अमेरिकन बनना है, कंपेयर अमेरिका से करना है, मजाक उड़ाना है अमेरिका से ही तुलना करके, रूस और ब्रिटेन और कनाडा से। लेकिन जब आपको यहाँ पे सरकार दे रही है तो आपको तकलीफ हो रहा है। आप देखिएगा 40-50 हजार लोगों में से जितने लोग भर्ती होंगे उसमें 1 साल, 2 साल, 4 साल करने के बाद कहेंगे बाबा अब हम नहीं करेंगे सेना में। जब हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, MBA करेंगे, बिजनेस करेंगे। अच्छा हो सर, 20 लाख रुपया मिलेगा, लेकर के आ जाओ, अपना कुछ मत करो, आकर के अपना घर में कहीं कोई इन्वेस्ट करके बिजनेस सेटअप कर लो, 2 साल पढ़ाई कर लो, दूसरा नौकरी ले लो, बिजनेस कर लो। मन है तो उसी में एग्जाम दे करके रेगुलर हो जा, वो तो ऑप्शन है आपके पास भैया। 25% तो लेगा आपको, चले जाओ आप। अब सरकार पे आपको विश्वास ही नहीं है तो दिक्कत यह है कि ये सरकार कोई नया पहल कर रही है तो लोगों को तकलीफ हो रहा है। लोगों को तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको आदत बना हुआ है। भारतीय अपने आदत से बड़ी लाचार है और आदत के लिए ही बदनाम भी है और आदत के लिए जाने भी जाते हैं। दोनों ही चीज है भारतीयों में। तो थोड़ा सा जब नया चीज हाँ आपको बोले कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण के दौर से भारत गुजर रहा है और संक्रमण का दौर बहुत ही सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। जैसे रेनेसा आया, वो ट्रांजिशन पीरियड था विश्व के लिए, पुनर्जागरण। या तो ध्वस्त हो जाता सभ्यता और संस्कृति या तो उत्थान हो जाता है। उत्थान हुआ तो भारत अभी वाकई में रेनेसा के पीरियड से गुजर रहा है। आप इतिहास के किताब में पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय ने रेनेसा लाया भारत में, बकवास है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत का वेस्टर्नाइजेशन किया, पश्चिमीकरण किया, कोई रेनेसा नहीं लाया। भारत का रियल रेनेसा अभी ही शुरू हुआ है, हर एक चीज पर, हर एक क्षेत्र में। अब इसमें थोड़ा बहुत कम बेसी तो होगा भैया। जब आप डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाएंगे तो इलाज कराते समय सुई तो भोंका ही जाएगा और आपको दर्द तो होगा ही, बर्दाश्त करना पड़ेगा। किसी को कम, किसी को ज्यादा होता रहेगा। आप ऐसे समझ लो कि कोई भी सरकार पागल नहीं है जो प्राइवेटाइजेशन करके, नौकरी छीन करके वो सस्टेन कर सकती है। आप ऐसे ही सोच लो। और भी युवा को, यूथ को, जिसकी आबादी 65% है इस देश में, अगर वो कम्युनिटी नाराज हो गया तो सरकार 2 दिन में गिर जाएगा। पागल है सरकार जो ऐसा फैसला ले रही है। हमको आपको समझने में दे रहा है और हम और आप समझ जाते हैं। सरकार के साथ दिक्कत ये भी है, एक और इस सरकार की सबसे बड़ी खामियां यह है कि ये अपने उद्देश्यों को या अपने पवित्र उद्देश्यों को सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाती है। प्रेजेंटेशन मेथड जो है इसका बहुत ही आप कह सकते हैं पुअर है। हमको तो लगता है कि ये जो लोग हैं वो आज भी वही लोग हैं जो कांग्रेस के समय के थे। जानबूझ करके सरकार को फंसा देते हैं, नियत साफ है। जैसे होता है ना कि कोई चीज अच्छा भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन कड़वे शब्द में बोलते हैं तो लोगों को खराब लगता है। अगर कड़वा बात भी मीठी अंदाज में बोला जाए तो लोगों को अच्छा लगता है। जैसे मिथिलांचल के लोग, दो मिथिलांचल के लोग अगर लड़ेंगे भी तो आप भोजपुरिया इलाका के आदमी को नहीं लगता है कि वो लड़ाई कर रहा है, क्योंकि वो बड़ी मीठे अंदाज में लड़ाई करते हैं। वहीं अगर हरियाणवी अपने चाचा को, पापा को प्यार से भी बोलेगा तो हम लोगों को लगता है यार बाप के साथ लड़ाई कर रहा है, चाचा के साथ लड़ाई कर रहा है। लठमार भाषा है। तो दिक्कत सरकार के साथ यही है, प्रेजेंटेशन ही नहीं आता है सरकार को, इस चीज को समझाने ही नहीं आता है। इसी चीज के लिए कह देता कि भैया 5 लाख रुपया लेंगे इस ट्रेनिंग का, और जो भी नौकरी आगे हम सेना में ये थी करेंगे वो इस परीक्षा से पास होने के बाद ही उसको आगे करेंगे। लोग दे करके जाते हैं।
कह देता कि हम 10% आरक्षण देंगे जिसके पास अग्निवीर का सर्टिफिकेट हो 4 साल का। लोग 5 लाख रुपया दे करके अग्निवीर का ट्रेनिंग करने जाते हैं, सिफारिश भी करवाते हैं। लेकिन सरकार का नियत साफ है, इसीलिए आपको हमको समझ में नहीं आ रहा, और आपको हमको इसलिए भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग हल्ला सुनते हैं, भीड़ सुनाई देता है हमको। जो भीड़ सुनवाना चाहता है, डेमोक्रेसी का सबसे खराब अगर कोई चरित्र विशेषता है या प्रकृति है तो वह है भीड़ तंत्र के सामने व्यक्ति विशेष को इग्नोर कर दिया जाता है। व्यक्ति का नहीं सुना जाता है, भीड़ का सुना जाता है। डेमोक्रेसी का सबसे वास्ट डायमेंशन यही है, या प्रॉपर्टी यही है, हम लोग भीड़ को सुनने लगते हैं। अगर यही चीज को अच्छे तरीके से बताती सरकार, ये हम हर एक साल 50,000 लोगों को लेंगे, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हम आजीवन रखेंगे, और जो कमजोर होगा उसको इतना पैसा देकर के वापस कर देंगे। लोग भी कहते हैं अरे यार ठीक है, हम अच्छा करेंगे, हम अपना रेगुलर करेंगे। कह देता कि हम 2 एग्जाम लेंगे, एक 4 साल के लिए, और उसके बाद जिसको परमानेंट होना है उसको फिर से एग्जाम देना होगा और पास होना होगा। कोई विरोध नहीं करता, कहता ठीक है 4 साल तो कम से कम करेंगे, 20 लाख रुपया तो आएगा, डिग्री सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, इसके माध्यम से हमको आरक्षण तो मिलेगा, हमको यहाँ पे जॉब का प्रायोरिटी तो मिलेगा। लेकिन सरकार ये सब मेथड उसको पता ही नहीं है। वो जैसे नहीं होता है कि फॉर्मल तरीके से बताती है, बताना चाहिए लोक लुभावन तरीके से। जैसे मीडिया वाला किसी भी चीज को पैकेजिंग करके, रैपर में डिजाइन बना करके और विथ साउंड विथ इफेक्ट परोसती है, सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज इस तरह से पेश करना चाहिए, तो जनता को, भारतीय जनता को समझ में आता है। दिक्कत है, बाकी है बहुत अच्छा इसके। आइए, ये आपके यहाँ अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, बहुत लेट से इम्प्लीमेंट हो रहा है, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन नियत नहीं था सरकार का। सरकार पहले की डरी हो जाती थी, पहले की सरकार चाह के भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा वोट खराब हो जाए। इसको डर नहीं है कि मेरा हम हार जाएंगे। अगर इतना खराब रहता, आप देखना 24-25 तारीख से शुरू हो रहा है ना, लोग पार्टिसिपेट, अधिक से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अधिक से अधिक युवा जाएंगे। जिसके घर से नहीं भी जाना चाहिए वो भी जाएगा 4 साल के लिए, कि चल भाई 4 साल तो कम से कम मिलेगा मौका। और जो रेगुलर, जो यही मान करके चल रहा है कि हमको सेना ही बनना है, वही आगे उसको कंटिन्यू करेगा। आप आंकड़ा उठा करके देख लो ना कि हर साल सेना में कितना भर्ती होता है और इसमें कितना भर्ती होगा, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तब इस चीज को आपको थोड़ा ऐसे समझना पड़ेगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा